प्रबंध समिति, आदर्श विद्या मंदिर, जोधपुर। कक्षा 9वीं, विषय विज्ञान। अध्याय है 7, जीवों में विविधता। इस अध्याय के अंतर्गत हम वर्गीकरण, जैव विविधता और पंच जगत की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर कितने प्रकार के जीव समूह पाए जाते हैं? क्या सभी जीवधारी एक दूसरे के समान हैं या भिन्न होते हैं? हम अपने आसपास बहुत सारे जीवों को देखते हैं और हम यह भी देखते हैं कि इन जीवों में कुछ समानता है और बहुत कुछ असमानता भी पाई जाती है। यदि हम एक ही वर्ग के जीवों को देखें तो हमें बहुत सारी समानताएं दिखेगी, लेकिन अगर हम अलग अलग वर्ग के जीवों को देखें तो हमें बहुत अंतर नजर आएगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि यदि हम हमारी और हमारे मित्र की तुलना करें तो हम देखते हैं कि हम एक समान नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम हमारी तुलना बंदर से करें तो हमें असमानता नजर आएगी। इसी तरह से बंदर और गाय की तुलना करें तो हमें दोनों लगेगा कि दोनों पशु वर्ग की श्रेणी में आते हैं। अब इस तरह से जब हम हमारे चारों तरफ बहुत सारे जीवों में विविधता देखते हैं, कुछ जीव बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते, और कुछ जीव बहुत बड़े होते हैं, बहुत लंबे, और इसी तरह से कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनकी उम्र कुछ ही दिनों की होती है, कुछ समय की, कुछ महीनों की, और कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो हजारों सालों से लेकर अब तक जीवित है। कुछ कीट मच्छर ऐसे होते हैं जिनका जीवन काल बहुत ही कम होता है, और कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जिनका जीवन काल अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। तो हमारे चारों ओर जो इस प्रकार की असीमित विभिन्नता है, ये जो असीमित विविधता जब हम इसको देखते हैं और इसका अध्ययन करते हैं तो हमारे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। इनका अध्ययन कैसे करें, इनको किस वर्ग में रखें, किस तरह से इनको समझें। एक उदाहरण मैं आपको और बताती हूँ। जैसे मेरे पास एक सामग्री है, खाने पीने से संबंधित या भोज्य पदार्थों से संबंधित एक सामग्री बहुत सारी है। अब मैं आपको कहूँ कि इनका एक वर्ग बना दो तो आप क्या करोगे? आप यही करोगे ना कि जैसे यहाँ देखो चीनी से बनी मिठाई वगैरह है या आटे से बने सामग्री को एक तरफ रख दोगे, एक तरफ देखो आप ब्रेड से बनी सामग्री एक तरफ कर दी। इसी तरह से किचन की सामग्री को अलग अलग करने को कहेंगे तो आप कांच के बर्तन एक तरफ, स्टील के बर्तन एक तरफ, चम्मच कटोरी एक तरफ, इस तरह से आप सबको वर्गीकृत कर दोगे। अगर गेम की बात करें, मेरे पास गेम खेलने के बहुत सारे संसाधन उपलब्ध है। अब मैं इनको कहूँगा आप इनको अच्छे से वर्गीकृत करके रख दो, तो आप क्या करोगे? आप सेल्फ ही उसको, बॉल है तो एक तरफ, टेनिस के सारी सामग्री एक तरफ, दौड़ रस्सी के लिए है तो वो एक तरफ। तो इस तरह से आपने स्वयं इन सभी पदार्थों को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत कर दिया है। ठीक इसी प्रकार से इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो इतने सारे जीव हैं, जो उनमें इतनी सारी विविधताएं हैं, इन विविधताओं को देखते हुए जब हम उनका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले यही आता है कि कैसे करें, कैसे समझें इनको और किस तरह से इनको वर्गीकृत करें, कि ऐसे डिवाइड करें कि हमको एक के बारे में जानकारी मिलती, उस वर्ग के सभी जीवों का अध्ययन आसानी से हो जाए। तो इसी को देखते हुए इस अध्याय में हम जीवों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं ये वर्गीकरण होता क्या है, वर्गीकरण का आधार क्या है, कैसे करें। ये तो सामग्री का वर्गीकरण था, बॉल को हमने अलग कर दी, रैकेट को अलग कर दिया, बैट बॉल खेलना है तो बैट को अलग कर दिया। ये तो छोटी छोटी सामग्री है, लेकिन इस पृथ्वी पर तो करोड़ों जीव हैं, उनका वर्गीकरण कैसे किए? तो जीवों के समूह के वर्गीकरण का प्रयास सबसे पहले प्राचीन समय में यूनानी विचारक अरस्तु ने किया था। उन्होंने जीवों का वर्गीकरण करने के लिए उनको स्थल, जल और वायु, उनमें रहने के आधार पर उनको वर्गीकृत किया। यह जीवन को देखने का सबसे सरल तरीका है, किंतु ये बहुत भ्रम पैदा करता है। जैसे कि है ना, समुद्र में रहने वाले जीव जैसे प्रवाल है, व्हेल है, ऑक्टोपस है, स्टारफिश है, शार्क है,
ये सब कई मायनों में एक दूसरे से बहुत अलग है और इन सब को मात्र इनके आवास के आधार पर एक ही वर्ग में रखना ये तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि व्हेल मछली का जो अध्ययन करते हैं तो फिर हमको पता चलेगा कि व्हेल मछली प्रवाल से तो बहुत अलग है। ऑक्टोपस और शार्क में बहुत ज़्यादा समानता है लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर भी है। तो अध्ययन एवं विचार के लिए इस प्रकार का जो आधार जीवधारियों को समूह को बांटना वो थोड़ा उचित नहीं लगता। तो अब इसके लिए क्या किया जाए? अब वर्गीकरण करने से पहले सबसे पहले हमें लक्षणों का अर्थ समझना होगा। जब कभी भी हम किसी विविध समूह को वर्गीकृत करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि इस समूह के सदस्यों में क्या क्या समानताएं हैं, जिसके आधार पर कुछ को तो साथ रखा जा सकता है और कुछ को अलग। वास्तव में यही लक्षण है जो उनके व्यवहार में होता है। तो किसी भी जीव के लक्षण से तात्पर्य है जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य। उदाहरण के लिए हम में से ज़्यादातर लोगों के हाथ पाँव में 5 अंगुलियां होती है जो एक लक्षण है। उसी तरह से हम में दौड़ने की क्षमता पाई जाती है और बरगद के पेड़ में दौड़ने की क्षमता नहीं पाई जाती। तो ये जो क्षमता है ये भी एक प्रकार का लक्षण है। तो इन लक्षणों के आधार पर इस तरह के लक्षणों का चयन करके, लक्षणों के आधार पर उन लक्षणों का अध्ययन करके हम जीवों को किसी एक वर्ग में या उस वर्ग से अलग रख सकते हैं। जब हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि हमारे सामने एक शब्द आता है, जैव विविधता। अब इस जैव विविधता से क्या तात्पर्य है? जैव विविधता से तात्पर्य है कि विभिन्न जीव रूपों में पाई जाने वाली विविधता, यानी एक स्थान पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं और वो उनमें जो विभिन्नताएं हैं वो उसकी क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। ये शब्द किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीव रूपों को इंगित करता है। जीवों का वर्गीकरण। अर्नस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटेकर और कार्ल वॉल्स नामक वैज्ञानिकों ने सारे जगत को किंगडम नाम के बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया। विटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में 5 जगत है, यानी पंच जगत की अवधारणा है। सबसे पहले विटेकर ने इस जगत को पंच जगत में विभाजित किया। इस पंच जगत के भाग है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये समूह कोशिका संरचना, पोषण के स्रोत और तरीकों तथा शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए गए हैं। पंच जगत की इस अवधारणा में सबसे पहले आता है मोनेरा जगत। इस जगत में प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया आदि शामिल होते हैं। इसी के अंतर्गत दूसरा वर्ग आता है प्रोटिस्टा जगत। इस जगत में कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं। पादप एवं जंतु के बीच में युग्लिना इस जगत में शामिल है। इसके अंतर्गत तीसरा वर्ग आता है कवच जगत। इसमें परजीवी तथा मृतजीवी पादपों पर भोजन के लिए निर्भर रहने वाले जीव शामिल है। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। चौथा वर्ग रहता है इसका पादप जगत। इस जगत में शैवाल और बहुकोशिकीय हरे पादप शामिल है। और पांचवा है जंतु जगत। इसमें सभी बहुकोशिकीय जंतु शामिल हैं, जिसमें मेटाजोआ भी कहा जाता है। इस तरह से आपने देखा कि इस पंच जगत की अवधारणा में सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया, इनको 5 भागों में बांटा गया है। अब इन्हीं भागों का जो वर्णन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस पंच जगत की अवधारणा के साथ ही वर्गीकरण का एक क्रम इस प्रकार उपस्थित है। पूरे समूह को यानी पूरे जीव जगत को सबसे पहले किंगडम यानी जगत में बांटा गया, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। इस प्रकार वर्गीकरण के पदानुक्रम में जीवों को विभिन्न लक्षणों के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटते हुए वर्गीकरण की आधारभूत इकाई तक हम पहुंचते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई होती है वो जाति यानी स्पीशीज होती है।